हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज एथिक्स। एथिक्स इन साइंस एंड रिसर्च क्या है। सो लेट अस फर्स्ट नो व्हाट इज रिसर्च एथिक्स। अब आप सबको इतना तो पता चल ही गया होगा कि व्हाट इज एथिक्स। लाइक आप सबको ही पता होगा। एथिक्स मतलब वो सारी चीजें जो हमें फॉलो करनी चाहिए व्हाइल प्रिपेयरिंग ए रिसर्च पेपर। ठीक है, चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। Research ethics is a set of guidelines for researchers. एक second, let me just take the highlighter. Research ethics is a set of guidelines for researchers to do research carefully. Researchers लोग जब भी research करते हैं उनके लिए एक set of guidelines रहता है जो उन्हें follow करनी चाहिए while conducting any kind of research. उसे हम बोलते हैं research ethics. ठीक है, it is defined as the norm that will tell us what is right and what is wrong in a research. ये बताएगा क्या चीजें सही है क्या चीजें गलत है। अब देखिए, रिसर्च एथिक्स इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स टू रिसर्च एक्टिविटीज। रिसर्च एक्टिविटीज के दौरान जो जो फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे ड्यूरिंग द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिसर्च, या तो फिर रेस्पेक्ट टुवर्ड्स सोसाइटी एंड अदर्स, यूज ऑफ रिसर्च, या तो रिसर्च आउटपुट्स जिसमें साइंटिफिक मिसकंडक्ट आपका नहीं होगा एंड जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग रिसर्च होगा। बेसिकली रिसर्च एथिक्स में सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती है जो भी हम रिसर्च करते समय implement करते हैं। It is a basically it wait just let me tell you the definition. Research ethics is a set of guidelines that should be followed while conducting any research. ठीक है, ये इसका नॉर्मल सा बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, these are moral principles जो कि which are bound by the researchers to be followed. ठीक है, अब हम जानते हैं क्या क्या एथिकल इश्यूज हैं while doing research. ठीक है, what are the ethical issues? पहला एथिकल इश्यूज क्या है? पहला है रिसर्चर शुड नॉट डाइवर्ट फ्रॉम द एक्चुअल टॉपिक। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए मेरा टॉपिक कुछ और है और मैं रिसर्च किसी और चीज के बारे में प्रेजेंट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने रिसर्च किया और मेरा रिसर्च का टाइटल इज अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, लेकिन जब मैं अंदर रिसर्च पेपर में देख रही हूँ तो मेरे ऑब्जेक्टिव्स में क्लाउड कंप्यूटिंग कहीं है ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रिसर्चर शुड नॉट डाइवर्ट फ्रॉम द एक्चुअल टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट है ही शुड यूज वैलिड रिसर्च मेथड। जो भी रिसर्च मेथड, टूल्स, टेक्निक्स यूज होंगे वो सब वैलिड होने चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी को पैसे देके बाहर से डाटा कलेक्ट करवा लो और तुम बोलो कि मैंने खुद डाटा कलेक्ट किया है। वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, then researchers should not use unethical ways to collect data from the participant or interview. वही पॉइंट जो मैंने अभी कहा, एक तो रिसर्च मेथड प्रॉपर होना चाहिए, दूसरा सैंपल डाटा कलेक्शन अनएथिकल नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसे नहीं कि आप किसी से डाटा, कई बार होता है कि जब भी हम डाटा कलेक्शन करते हैं तो वी नीड रिसर्च गाइडलाइंस बोलता है कि वी शुड टेक कंसेंट फ्रॉम द रेस्पोंडेंट्स। तो हमें ऐसे नहीं कर सकते हम कि हम जिससे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उनका नाम डिस्क्लोज कर दें, बिल्कुल नहीं। हमें उनसे कंसेंट लेना पड़ेगा पहले, अगर हम उनका डाटा या उनका नाम डिस्क्लोज कर रहे हैं तो अनएथिकल वेज वी कैन नॉट यूज। नेक्स्ट पॉइंट है चॉइस ऑफ सैंपल शुड बी बायस फ्री। यानी कि जो सैंपल है वो हमारा बायस्ड नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई भी टॉपिक पे रिसर्च कर रही हूँ और एक ब्रॉड पॉपुलेशन है, मैं उसमें से सिर्फ उन्हीं लोगों को चूज करती हूँ जो मेरे हाइपोथेसिस को सपोर्ट करेंगे, तो दैट विल बी बायस्ड रिसर्च। मतलब मेरा सैंपल ऐसा होना चाहिए जो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, ना कि सिर्फ मेरे हाइपोथेसिस को सपोर्ट करे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज he should not change the outcome of his finding to suit his needs। यानी कि उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकता वो। रिसर्चर शुड नॉट मैनिपुलेट द फाइंडिंग। जो मैंने बताया था मेरे किसी एक वीडियो में कि अगर मेरा कोई रिसर्च है और मैंने जब डाटा एनालिसिस किया तो मेरा रिजल्ट नेगेटिव निकल रहा है, लेकिन मुझे रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए, तो मैं डाटा मैनिपुलेट करने लग गई। दैट इज रॉन्ग। आई शुड नॉट मैनिपुलेट द डाटा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ही शुड नॉट मैनिपुलेट रिसर्च मटेरियल। रिसर्च मटेरियल को भी वो मैनिपुलेट नहीं कर सकता। सैंपल हो गया, एक्सपेरिमेंट करते समय जो
जो भी चीजें यूज होती है वो सब चीजों को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो क्या है? प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म प्लेगरिज्म क्या है? किसी और का डाटा कॉपी करके अपने रिसर्च पेपर में यूज करना विदाउट गिविंग प्रॉपर क्रेडिट और साइटेशन टू द ओरिजिनल ऑथर। ये करना गलत है, ठीक है। इसमें क्या बोलता है? इट इज लिटरली थेफ्ट एंड द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बहुत स्ट्रिक्ट है इसके लिए। यूजीसी, जो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, प्लेगरिज्म के खिलाफ रहता है। इट सेज दैट राइट योर थीसिस इन योर ओन लैंग्वेज। थीसिस को अपने लैंग्वेज में लिखना है, ना कि किसी और का डाटा कॉपी करना है, ठीक है। और अगर आप किसी और से आइडियाज बोरो कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर कोटेशन में डालिएगा या तो उनको कंप्लीट रेफरेंस दीजिएगा, ठीक है। सो प्लेगरिज्म शुड बी अवॉइडेड। नेक्स्ट चलिए हम जानते हैं व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च एथिक्स। इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं? पहला है टू इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च। देखिए ये सारे वही सब सेम पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं, बट आपको एग्जाम में लिखने के लिए कुछ चाहिए ना, कुछ तो चाहिए। तो आप एग्जाम में सबके हेडिंग्स याद करके जाइए और सबके सब हेडिंग्स याद करके जाइए। अंदर फिर आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग लेंथी थोड़ा लिख सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? टू इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च, यानी कि आपके रिसर्च की ट्रस्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी, लोग आपके रिसर्च पेपर्स को कितना एक्यूरेट मानेंगे, उन सब चीजों को बढ़ाने के लिए रिसर्च एथिक्स इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, टू बिल्ड अप कॉन्फिडेंस इन द रिसर्च वर्क डन। ऑब्वियसली अगर आप रिसर्च एथिक्स फॉलो कर रहे हैं तो लोग जो आपके पेपर्स को पढ़ेंगे उनको ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ, इस रिसर्चर के पेपर में कुछ गलती हो नहीं सकती, या ये रिसर्चर ट्रस्टवर्दी है, तो वो सारी चीजें आ जाएंगी। नेक्स्ट, टू सपोर्ट सोशल एंड मोरल वैल्यूज बाय नॉट डूइंग हार्म टू अदर्स वाइल कंडक्टिंग रिसर्च। यानी कि रिसर्च एथिक्स ये भी बोलता है कि जब आप रिसर्च करते हैं, यू शुड नॉट हार्म एनीवन, बी इट एनिमल, बी इट ह्यूमन बीइंग और एनी फॉर्म ऑफ लाइफ, यू कैनॉट हार्म इट। तो एक तरीके से जब आप रिसर्च एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप सोशल और मोरल वैल्यूज को भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टू एंश्योर दैट रिसर्च इज कंडक्टेड इन ए वे दैट सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। यानी कि अगर आप रिसर्च एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं तो मतलब आपने जो भी रिसर्च किया है वो सोसाइटी और इंडिविजुअल के इंटरेस्ट में किया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट्स बाय फोर्सिंग द एकेडमिक ऑनेस्टी ऑफ द रिसर्च। यानी कि आपके रिसर्च में जो पार्टिसिपेंट्स है, आपको उनका भी राइट प्रोटेक्ट करना है। और रिसर्च एथिक्स बोलता है कि यू शुड नॉट डिस्क्लोज देयर इंफॉर्मेशन और यू शुड टेक देयर कंसेंट बिफोर डूइंग एनीथिंग रिगार्डिंग योर रिसर्च पार्टिसिपेंट्स। तो बेसिकली रिसर्च एथिक्स इज एवरीथिंग इन रिसर्च। जब भी आप रिसर्च करते हैं इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक तो लोगों से कंसेंट लें, एक्नॉलेज करें, प्लेगरिज्म ना करें, कोई किसी तरीके के मिसकंडक्ट में शामिल ना हो। तो रिसर्च एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसके जो गाइडलाइंस है, जो कोप के द्वारा दिए गए हैं, जो यूजीसी के द्वारा दिए गए हैं, वो बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर कल को आपने किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी की और आप पकड़े गए तो आपके रेपुटेशन को बहुत हार्म होगा, आप पे लीगल केसेस हो सकते हैं, आपको फंडिंग मिलने में दिक्कत होगी, आपको लोग अपने इंस्टीट्यूशन में शामिल नहीं करना चाहेंगे। तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं इस पे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च एथिक्स। एक सेकंड। तो ये जो इम्पोर्टेंस हो गया, या तो फिर जो मैं पढ़ा रही हूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च एथिक्स हो गया, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च एथिक्स हो गया, इश्यूज इन रिसर्च एथिक्स हो गया, ये घूम फिर के वही वही सेम चीजें हैं, बट उसको आपको अलग अलग हेडिंग में लिखना है ताकि आप एग्जाम में थोड़ा लेंथी कर सके, ठीक है। अब व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? पहला है, एक तो एंश्योर करेगा क्रेडिटेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। यानी कि आपका जो रिसर्च है उसके क्रेडिटेबिलिटी को और इंटीग्रिटी को एक तो एंश्योर करेगा, यानी कि आपके रिसर्च पे लोग भरोसा कर सकेंगे, ठीक है। सेकेंड, मीट लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। ये पॉइंट क्या बोलता है कि अगर आपके रिसर्च में कोई भी तरीके की गड़बड़ी होगी, या आपने किसी और का डाटा कॉपी किया, आपने उसको साइटेशन नहीं दिया, प्लेगरिज्म किया, कुछ भी किया, तो वो सारी चीजें आप पे केस किया जा सकता है, आपको लीगली फंसाया जा सकता है, आपको लीगल इश्यूज होंगी।
लेकिन आप अगर रिसर्च एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के साथ कॉम्प्लाई करेंगे अपने आप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्ट फंडिंग एंड इंस्टीट्यूशनल अप्रूवल, यानी कि अगर आप रिसर्च एथिक्स के साथ कंप्लाई कर रहे हैं तो लोग अगर आप कहीं फंडिंग मांगने जाएंगे आपके रिसर्च के लिए, एज बिकॉज आपका पास्ट बैकग्राउंड अच्छा है, तो लोग आपको सपोर्ट करने से नहीं पीछे हटेंगे, आपको फंडिंग देने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अगर आप किसी तरीके के मैल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होंगे तो ऑब्वियसली पीपल विल थिंक ट्वाइस बिफोर गिविंग यू फंडिंग। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आपके नाम को ही ब्लॉक लिस्ट कर देंगे कि इस इंसान को मुझे किसी तरीके की फंडिंग नहीं देनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा प्रिवेंट रिसर्च मिसकंडक्ट। ऑब्वियसली ये तो वैसे ही कॉमन सेंस है कि आप अगर रिसर्च एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं तो रिसर्च में किसी भी तरीके के मिसकंडक्ट को आप अवॉइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेन इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल रेपुटेशन। ये भी सेम ही चीज है। अगर आप रिसर्च एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, एक तो आपका रेपुटेशन मेंटेन होगा कि लोग बोलेंगे हाँ हाँ इस रिसर्चर ने, कि इस सर और मैम ने जितने भी रिसर्च किए हैं सब बहुत अच्छे लेवल के हैं, सब में एथिक्स को फॉलो किया गया है वगैरह वगैरह। एंड आपके पेपर जहां पब्लिश होंगे, जिस जर्नल में पब्लिश होंगे, उनका भी रेपुटेशन बढ़ेगा इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट डेवलप रेस्पॉन्सिबल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है वाइल, जो सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो भी फॉलो किए जाते हैं वाइल डूइंग एनी रिसर्च, वो भी फॉलो होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बिल्डिंग न्यू पब्लिशिंग मॉडल्स, यानी कि आप अगर रिसर्च एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से तो आपके पेपर में अगर कहीं से किसी भी तरीके से कुछ कमी है या कुछ भी है तो बट एज बिकॉज यू आर एथिकल, रिसर्च जर्नल्स माइट एग्री टू मेक सम मॉडिफिकेशंस, तो एक तरीके से ये न्यू पब्लिशिंग मॉडल्स को भी जनरेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट अपहोल्ड कम्युनिटी ट्रस्ट, मतलब ट्रस्ट लोगों का मेंटेन रहेगा एट लार्ज, जितने भी रिसर्च हैं, जितने भी एकेडमिक फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, उनके बीच में एक तो ट्रस्ट मेंटेन होके रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है सेफगार्ड प्राइवेसी एंड डाटा सिक्योरिटी। ऑब्वियसली अगर आप रिसर्च एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपके जितने भी रेस्पोंडेंट्स हैं आप उनके डाटा को प्राइवेट रखेंगे, डाटा सिक्योरिटी मेंटेन रहेगा, तो वो सारे ये सारी पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंस में जाएगा। प्रोटेक्ट ह्यूमन सब्जेक्ट, ये मैंने पहले भी समझाया कि आप किसी को हार्म नहीं करेंगे। व्हेनेवर यू आर कंडक्टिंग एनी रिसर्च यू कैन नॉट हार्म एनीवन, ये भी रिसर्च गाइडलाइन, रिसर्च एथिक्स के गाइडलाइंस के अंदर आता है, ठीक है। अब नाउ व्हाट आर द की प्रिंसिपल्स, ठीक है, व्हाट आर द की एथिकल प्रिंसिपल्स व्हिच आर फॉलोड इन ए रिसर्च, ठीक है। अभी समझते हैं इसके बारे में। वही सब सेम सेम चीजें हैं लेकिन अलग अलग हेडिंग के अंदर है, ठीक है। पहला पॉइंट है ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, यानी कि आपके रिसर्च का जो डाटा है वो रिसर्च ऑब्जेक्टिविटी, उसमें ऑब्जेक्टिविटी रहेगा, रिसर्च इंटीग्रिटी रहेगा, ऑनेस्टी रहेगा, बिकॉज पीपल विल बिलीव। की प्रिंसिपल्स क्या बोलता है कि एक रिसर्चर के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए सो दैट इट विल हेल्प हिम मेंटेनिंग द एथिकल प्रैक्टिसेस। तो पहला तो हो गया ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, जो कि बोलता है कि आप अवॉइड करेंगे फैब्रिफिकेशन, फॉल्सिफिकेशन, प्लेगरिज्म, किसी भी तरीके का एथिकल मिसकंडक्ट को अवॉइड करेंगे। सेकेंड पॉइंट बोलता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी कि आप जब भी ह्यूमन को एज ए पार्टिसिपेंट लेंगे, आपके सैंपलिंग में काउंट करेंगे, तो उनका रिस्क और बेनिफिट वो सारी चीजें आप कंसिडर करेंगे। आप बिना उनके परमिशन के उनको किसी भी तरीके के हार्म पे नहीं डाल सकते। नेक्स्ट है जस्टिस एंड फेयरनेस, यानी कि आपका रिसर्च जो इंक्लूसिव होना चाहिए और अवॉइड करेगा डिस्क्रिमिनेशन इन सिलेक्टिंग पार्टिसिपेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग बेनिफिट, यानी कि आपका जो रिसर्च है वो जस्टिफाइड होगा, वो फेयर होगा। ऐसे नहीं कि आप अपर कास्ट वाले लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे और लोअर कास्ट वाले लोगों को छोड़ देंगे। इट शुड बी इक्वली, मतलब आप कभी भी किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है रेस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, वही बात होगी कि आपको उनकी प्राइवेसी को मेंटेन, अगर कोई रिसर्चर, सपोज आपने रिसर्च किया, आपके 100 पार्टिसिपेंट्स हैं, उनमें से 30 पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो कि बोले कि मेरा नाम आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो यू नीड टू मेंटेन द प्राइवेसी, इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू नॉट डिस्क्लोज देयर नेम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एनिमल वेलफेयर,
वही अगर आपके सब्जेक्ट एनिमल्स हैं तो आप उनको किसी तरीके का हार्म नहीं कर सकते। इफ यू आर टेकिंग एनी काइंड ऑफ एनिमल, बी इट काउ, गोट, बर्ड्स, फिशेस, ये यूजुअली साइंस साइंस वाले रिसर्चेस में होता है। तो आपको किसी का भी कोई सफरिंग होना नहीं चाहिए। नो वन शुड गेट एनी काइंड ऑफ इश्यूज, बी इट एनिमल। उनकी सेफ्टी का जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी। ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी क्या बोलता है कि आपके रिसर्च के दौरान आपने जो भी चीजें यूज की, जो भी मेथड्स, जो मटेरियल, जो सैंपल, जो पार्टिसिपेंट, जो भी क्वेश्चनियर या वॉट एवर इट इज, एनीथिंग दैट यू हैव यूज्ड इन योर रिसर्च, यू नीड टू प्रॉपरली डिस्क्लोज इट। आपका रिसर्च ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आपको अगर कहीं से फंडिंग मिला, आपको वो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आपकी फाइंडिंग्स क्या है, आपने क्या चीजें मेथड यूज की, या आपने किस किस लोगों की हेल्प की, प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट, सारे ऑथर्स का कंट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें मेंशन करना जरूरी है। ठीक है। सो बेसिकली रिसर्च एथिक्स आपने क्या है समझा। रिसर्च एथिक्स इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस विच इज फॉलोड while conducting any kind of research. रिसर्च एथिक्स इन इज इन्वॉल्व इन ऑल द स्टेजेस ऑफ रिसर्च। ठीक है, हर स्टेज में रिसर्च एथिक्स इन्वॉल्व है ही है। अब बी इट डाटा कलेक्शन स्टेज, बी इट राइटिंग द मेथड्स, बी इट राइटिंग द फाइंडिंग्स, कंक्लूजन, राइटिंग द एक्नॉलेजमेंट, किसी भी स्टेज में रिसर्च एथिक्स का होना इज कंपलसरी। और ये अभी आपने पढ़ा, ऑब्जेक्टिव्स हमने रिसर्च एथिक्स का कवर किया, की प्रिंसिपल्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है रिसर्च एथिक्स का, और क्या क्या इश्यूज हैं रिसर्च एथिक्स में। तो ये सारे पॉइंट हमने कवर किए। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।